Hello, students, and all the viewers. Welcome to today's very important topic on my YouTube channel, Physics with Mohammad Arafat Khan. सब्सक्राइब के साथ स्टार्ट कर दें, वीडियो को देखना सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन मौजूद है उसको भी हिट कर दिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें. ओके, लास्ट लेक्चर वाज अबाउट गॉस लॉ, है ना. हमने डिटेल में पढ़ लिया कि गॉस लॉ क्या होता है, हमने डेरिवेशन कर ली, उसकी स्टेटमेंट पढ़ ली, उसका फॉर्मूला बना दिया. ठीक है. और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास, हम उस गॉस लॉ की बेसिकली एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले क्यों ना हम इस बात पर नजर डालें कि इन एप्लीकेशंस का मकसद क्या है. जरूरी है ना आपको ये तो पता हो. ऐसा थोड़ी कि आपने एप्लीकेशंस, हम जो 3 आगे पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, बस आपने वो पढ़ ली, रट्टा लगा लिया, डेरिवेशन याद कर ली, फॉर्मूला याद कर लिया, बस आपका काम खत्म हो गया. नहीं, उसका बैकग्राउंड तो पता हो ना आपको कि हमें एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ी क्या, एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड है क्या, मतलब ये एप्लीकेशंस क्यों कहा जा रहा है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस का मकसद क्या है. ये मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं यहां से, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करते हैं ना. मेरा पूरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूं, बस और कुछ नहीं है. किसी भी टॉपिक का जो मकसद होता है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं क्लियर कर दूं. ठीक है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आप किस बोर्ड का आप पढ़ा रहे होते हैं, फेडरल बोर्ड है, कौन सा बोर्ड आप बेसिकली आपने सेलेक्ट किया हुआ है पर्टिकुलरली जिसको आप फॉलो कर रहे हैं. तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी भी एक बोर्ड को टारगेट नहीं कर रहा. मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं, मेरा टारगेट है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. ठीक है. आप वो भले 9th क्लास में अप्लाई कर दें टॉपिक को, आप भले वो मैट्रिक क्लास में यानी कि 10th क्लास में अप्लाई कर दें, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अपने लेवल के मुताबिक मेरी वीडियोस को देखकर उससे फायदा उठा सकते हैं पूरा. समझ रहे हैं. मैं एक जनरली आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूं. ठीक है. तो किसी पर्टिकुलरली किसी लेवल के लिए, पर्टिकुलरली किसी बोर्ड के लिए नहीं है, ये जनरल है. आप अपने बोर्ड के अंदर देखें आपके सिलेबस का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के मुताबिक मेरी वीडियो को देखें. वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्चुअली जो उसमें पॉइंट्स आपके मैच करते हैं, जो आपने लिखना है अपने बोर्ड के मुताबिक, वो आप अपने पॉइंट्स लिख दें. ठीक है. मैं बहुत हटके तो बात नहीं करूंगा भाई. फिजिक्स है, फिजिक्स हर बोर्ड के अंदर, हर लेवल के अंदर सेम होती है ना, सिंपल सी बात है. तो मैं बहुत हटके तो बात नहीं करूंगा, आपके बोर्ड के अंदर मैच करेगी लाजमी. तो आप लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. एप्लीकेशंस का मकसद क्या है, देखिए. हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. मैं आपको याद दिलाता हूं. देखें, हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई भी एक चार्ज था. ये रहा, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट चार्ज है Q. ठीक है. आपने इस पॉइंट चार्ज के इसके सराउंडिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये पॉइंट P है. इस पॉइंट P पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कितनी. अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है. उसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम डिराइव कर चुके हैं. तो अगर आपने किसी भी पॉइंट चार्ज के अबाउट किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि R पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स KQ over R square. We have done this topic. We have calculated, we have derived this equation to calculate the electric intensity at any point around या at any point near an isolated point charge. ये हम पढ़ चुके हैं. अब एक काम ही करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास एक ही चार्ज हो हमेशा. हमेशा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं आप इसके इतने दूर, इतने डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है. डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस भी हमारे पास हो सकती हैं, है ना. अब उन डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस में से मैं आज आपसे आपके सामने 3 कंडीशंस रखता हूं. वो 3 कंडीशंस क्या है, हम एप्लीकेशंस को ध्यान में रख रहे हैं. याद रखिएगा, मैं एप्लीकेशंस को ही डिस्कस कर रहा हूं, मैं टॉपिक से हट नहीं रहा. मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, इससे कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको उसका मकसद समझ आए कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या है. ठीक है. मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं. ओके जनाब, सिंगल चार्ज को, पॉइंट चार्ज को छोड़ देते हैं. हम लेट्स सपोज बात करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है. ये रहा एक स्फीयर. ठीक है. और ये होलो है, अंदर से खाली है. जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, जैसे बैलून हो गई, जैसे कोई भी टेनिस बॉल हो गई. दिस इज अ होलो स्फीयर. अंदर से खाली है, पैक नहीं है ये अंदर से. ठीक है ना. ओके, एक होलो स्फीयर है. आपने इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली. इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर. क्या बोलेंगे भाई, इसको हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग अपने दिल में. इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर. खाली स्फीयर है और उसके सरफेस के ऊपर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दीज चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, दीज चार्जेस कैन बी नेगेटिव. ठीक है. चार्ज है,
यहाँ पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओके, लेट सपोज अगर आपने इस चार्ज की वजह से इसके भी किसी पॉइंट पर, लेट सपोज वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है आउटसाइड द सरफेस, वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है इनसाइड द सरफेस। तो अगर आपने इस होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, अब वो भले बाहर हो वो भले अंदर हो, तो क्या अब अगर इन दो पॉइंट्स पर मुझे इस होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? द आंसर इज नो। अब थोड़ी अप्लाई करोगे आप यहां पर, वो तो पर्टिकुलरली किसके लिए, वो वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो किसके लिए, वो फॉर्मूला है नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, वो इस वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। ये एक होलो चार्ज स्फीयर है, इसका फॉर्मूला दूसरा होगा। अब हम क्या करें, यानी कि हमारे पास सवाल पैदा हो गया कि अगर हम इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? ब्लैंक, वी डोंट नो। मुझे पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा हमें नहीं पता। हमें क्या करना चाहिए, कंडीशन को डिफरेंट करते हैं। एक और कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं। होलो स्फीयर हो गया, इमेजिन करो हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट शीट, बहुत बड़ी सी एक शीट हो, ठीक है, एक शीट है मेरे सामने, लेट सपोज एक बहुत बड़ी सी एक शीट है। शीट जो होती है पेपर, लेट सपोज है ना, उस पूरी की पूरी शीट के ऊपर हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, मतलब अपने हर पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर चार्जेस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नहीं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर जगह पर सेम, ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर जगह पर सेम, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक शीट है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई है और उस पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब इमेजिन करो, लेट सपोज मैं आपके सामने कोई भी शीट की कंडीशन में आपके सामने बना देता हूं। लेट सपोज मेरे पास ये शीट के तौर पर पावर बैंक मेरा मौजूद है, ठीक है, पावर बैंक मैं कह देता हूं ये इनफाइनाइट है, इमेजिन कर लेना, ठीक है। अब ये थिन सी एक शीट है, थिन सी पतली सी बारीक सी एक शीट है। जाहिर सी बात है जब आपने इसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो चार्जेस दोनों तरफ हैं, ठीक है, और इस शीट के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, है ना। मतलब मैं कहूंगा कि अगर ये शीट है ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर भी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर भी होगी। और ये क्योंकि बहुत दूर तक बड़ी बड़ी सी शीट है, इनफाइनाइट शीट है, और हर पॉइंट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिए। तो अब अगर लेट सपोज मैं चाहूं कैलकुलेट करना, लेट सपोज मुझे बताया गया कि बताओ आप इस पॉइंट P पर इस इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। क्या मैं दोबारा ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करूं? क्या मैं एक ही फॉर्मूले को हर जगह यूज करता रहूंगा, एक ही फॉर्मूले को हर जगह यूज करता रहूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। ये फॉर्मूला फिक्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ना मैं इसको यहां पर अप्लाई करूंगा, ना मैं इसको यहां पर अप्लाई कर सकूंगा। सवाल पैदा होता है देन व्हाट विल वी डू। अब हम क्या करें, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करें, अगेन अ ब्लैंक, एक ब्लैंक हमारे सामने आ गया। एक कंडीशन और रखता हूं आपके सामने, दैट विल बी द लास्ट कंडीशन, ठीक है, ऑफ आवर डिस्कशन। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या, इमेजिन करो हमारे पास दो ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना, और एक पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इनके बीच में जो फील्ड लाइंस होंगी हमने पढ़ा हुआ है, फील्ड लाइंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ, फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। ओके, अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के जो बीच में जो रीजन आ रहा है, ये पूरा रीजन ये बीच में, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। क्या मैं दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? हर जगह तो नहीं अप्लाई करूंगा, वही वाली बात, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। मैं इस फॉर्मूले को ना यहां पर अप्लाई करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को ना तो यहां पर अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मैं इस फॉर्मूले को ना ही यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अप्लाई कर मतलब कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। दिस फॉर्मूला इज जस्ट एप्लीकेबल इन दिस कंडीशन ओनली। बात खत्म, यहां पर ये फॉर्मूला शुरू होते ही खत्म, इसकी लिमिटेशन आ गई। आइसोलेटेड चार्ज है, उसके इर्द गिर्द कहीं पर भी कैलकुलेट करनी हो आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर कैलकुलेट करनी हो, आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर। यहां पर इसके आसपास कहीं कैलकुलेट करनी हो, आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर।
इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी हो, अगेन I cannot use that formula here in this condition. Then the question is that then what will we do? हम इन तीन कंडीशंस में क्या करें? बस छोड़ दें? नहीं कर सकते? हमारा जवाब हो गया नो, छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कब किया हमने? भाई जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें जब भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सामने आके, उसको हम फेस करते हैं, उसका हल निकालते हैं कोई ना कोई, है ना। तो इसका भी हल निकालेंगे, छोड़ेंगे तो यार। एक सवाल सामने जहन में आ गया, एक प्रॉब्लम सामने आ गई, यार छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार। इसका प्रॉब्लम सामने आई है तो इसका हल भी निकालना जरूरी है। अब यहां पर जवाब सुन लो, जो मैंने आपको कहा ना हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। जवाब क्या है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहां पर फॉर्मूला नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बना लेते हैं। और वो बनाएंगे ऐसे नहीं है कि कोई आपने बर्तन शर्तन लिए उसमें धमड़म पकाना स्टार्ट कर लिया, बना लिया। नहीं, बनाने का मतलब डेरिवेशंस। फिजिक्स में बनाने का मतलब फॉर्मूला बनाना, इक्वेशन बनाना है, मतलब डेरिवेशंस। मैथमेटिक्स और डेरिवेशन में आपको कुछ ना कुछ अप्लाई करना जरूरी होता है। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं। लेट्स सपोज आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अर्थ का मास कैलकुलेट किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, मैं एकदम से ध्यान में कैसे आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी जिसका नाम था मास ऑफ द अर्थ एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, है ना। मास ऑफ द अर्थ को हमने कैलकुलेट किया। कहां से कैलकुलेट किया? बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई किया और अर्थ का मास कैलकुलेट कर लिया, है ना। एक प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। भाई इतना बड़ा मास है, इतना बड़ी हेवनली बॉडी है, उसका मास हम किसी मशीन से कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, प्रैक्टिकली कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। फिर क्या करेंगे? थ्योरेटिकली कर लो उस कैलकुलेट। और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई फिजिक्स के टॉपिक को, लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसे यहां पर करेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी कैलकुलेट करनी हो, इसकी कैलकुलेट करनी हो, इसकी कैलकुलेट करनी हो, तो हम पता है क्या करेंगे? वी विल अप्लाई गॉस लॉ in these conditions. We will apply Gauss law here, we will apply Gauss law here, we will apply Gauss law here, just to calculate, just to derive the formula of electric intensity of a uniformly charged hollow sphere, to calculate the electric intensity of an infinite sheet of charge, to calculate the electric intensity, or to derive the formula of electric intensity ड्यू टू ओपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ये आ गई कहानी गॉसेस लॉ को अप्लाई करने की। इनको हम एप्लीकेशंस क्यों कहते हैं? ये बन गई एप्लीकेशन, यानी कि आपने इधर अप्लाई करना है गॉसेस लॉ। अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर लो। इसको हमने एप्लीकेशन का नाम क्यों किया? ये वाई ये क्यों एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की? क्यों? क्योंकि आपने गॉसेस लॉ अप्लाई किया हुआ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर लिया। अप्लाई कर दो, गॉस लॉ अप्लाई कर दो और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर दो। तो आपने इन तीनों कंडीशंस में गॉस लॉ को अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको इन तीनों कंडीशंस के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला मिल जाएं, आप डिराइव कर लें। So that is why we say that applications of Gauss's law, application of Gauss's law, second application of Gauss's law, third application of Gauss's law. So these three are the applications of Gauss's law because we apply Gauss's law in each these three conditions. समझ रहे हैं? तो इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब जहां पर आपने उस लॉ को अप्लाई किया हुआ हो, और यहां पर इसको हम अप्लाई करते हैं। क्यों? ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। Gauss's law is applied in order to calculate. Gauss's law is applied in order to determine, in order to derive the formula of electric intensity in these three conditions. तो हम कह देंगे this is today's first application, this will be today's second application and this will be today's third application. स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली एप्लीकेशन के साथ। Here is the first application of Gauss law, और फर्स्ट एप्लीकेशन वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक होलो स्फीयर होगा और उस होलो स्फीयर के सरफेस पर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा यूनिफॉर्मली। तो देखें फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग क्या बन गई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर, होलो का मतलब अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से भरा हुआ नहीं होगा, अंदर से खाली होगा। अच्छा, इस ही फर्स्ट एप्लीकेशन के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि हम कहां कहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किसी भी बाहर किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा सरफेस के बाहर, इसको हम कह देंगे आउटसाइड द सरफेस। दिस इज द सरफेस
एक्चुअल जो सरफेस हमारे पास है, जो स्फीयर हमारे पास है, इस स्फीयर के सबसे पहले हम कहां फाइंड करेंगे, आउटसाइड। फिर हम वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द स्फीयर। और फिर थर्ड कंडीशन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर, इसको हम कह देंगे पॉइंट पी। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन क्या, आउटसाइड द स्फीयर। दूसरी कंडीशन क्या, लेट सपोज मैं कह देता हूं दिस इज पॉइंट पी। नंबर 2 ऑन द स्फीयर, और इसको हम कह देते हैं पॉइंट पी, दिस विल बी द थर्ड कंडीशन। सो इसका मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही हम तीन पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नंबर 1 आउटसाइड द स्फीयर, नंबर 2 ऑन द स्फीयर, एंड नंबर 3 इनसाइड द होलो स्फीयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहां पर, आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले नंबर 1 फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। सबसे पहले हम आउटसाइड को डिस्कस कर लेते हैं, कोई इसके अंदर हर्ज की बात नहीं है, आप पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, एक बात अपने ध्यान में बिठा लें आप लोग, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है गॉस लॉ को अप्लाई करके, मैं आपको याद दिला दूं गॉस लॉ का मतलब क्या था। गॉस लॉ का मतलब था द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था ना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये है गॉस लॉ की बेसिकली गॉस लॉ की इक्वेशन। अगर आपने गॉस लॉ को अप्लाई करना है, इसका मतलब आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी। और इस कंडीशन का मतलब क्या, फ्लक्स होना जरूरी है। और फ्लक्स तो होता ही जब आपके पास कोई सरफेस हो क्लोज्ड, उसमें से लाइंस पास करें। तो देखिए, अगर मुझे इस आउटसाइड यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर, जो कि पी बाहर की तरफ है, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और मुझे अगर गॉस लॉ यहां पर अप्लाई करना है, तो हमारे पास इस पॉइंट पर कोई क्लोज सरफेस होनी लाजमी है। तो हम पता है क्या करेंगे, यहां पर इमेजिन कर लेंगे। और मैं आपको गॉस लॉ के अंदर ये बता चुका हूं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, उस पॉइंट पर जिस सरफेस को आप इमेजिन करते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस एट द पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब देखें, मुझे इस पॉइंट पर एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो स्फीयर है ये स्फेरिकल है। तो यहां पर जो मैं इमेजिन करने जा रहा हूं गॉसियन सरफेस, वो भी क्या हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। चलिए मैं बना देता हूं। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ करना है। ये देखें, ये हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है, देखिए मैंने जो डॉटेड बनाया सर्किल, ये डॉटेड सर्किल एक इमेजिनरी है। इसको मैं क्या कहूंगा, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। तो मैं यहां पर इसके साथ लिख देता हूं, इट इज अ गॉसियन सरफेस। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है जनाब, ये आ गया हमारे पास गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। ये आपको इमेजिन करने की नौबत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, वहां पर आपके पास कोई सरफेस था ही नहीं, और तो वहां पर आपने सरफेस इमेजिन करना था। क्योंकि आप यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ का पूरा मकसद क्या होता है, फ्लक्स। और फ्लक्स होता ही जब वहां पर कोई क्लोज सरफेस हो, तो आपने इस सरफेस को इमेजिन कर लिया। ठीक है, नाउ दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अच्छा एक काम करते हैं, इस गॉसियन सरफेस का हम रेडियस बना देते हैं। देखें, सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा, उस डिस्टेंस को हम कह देंगे रेडियस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा रेडियस आर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दैट पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड द स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये आ गया रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर अप्लाई करेंगे बेसिकली गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। और गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम यहां पर इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो द फ्लक्स, द नेट फ्लक्स through the Gaussian surface is given by हाँ भाई, अब हमें यहां पर नेट फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं बाद में अप्लाई करूंगा, इसको हटा देते हैं फिलहाल हमें यहां पर नेट फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस पे कितना फ्लक्स हो रहा है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। और इमेजिन करें कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। वो फॉर्मूला कौन सा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। भाई देखें, ये क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी है लेकिन क्लोज है। इस क्लोज सरफेस के अंदर ही तो चार्जेस हैं। भाई क्लोज सरफेस बड़ा वाला जो सर्किल बनाया है, इसके चार्जेस अंदर ही तो है, विद इन तो है। इसका मतलब आप यहां पर अप्लाई करेंगे उस टॉपिक को जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। समझ रहे हैं? और वो फॉर्मूला हमने पता है क्या पढ़ा था? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर हो जाएगा द सम ऑफ ऑल द फ्लक्स, यानी कि ई डॉट डेल्टा ए। क्या आप इमेजिन करो, आप याद करो जरा, मैंने आपको क्या करवाया था कि अगर आपके पास सरफेस हो, स्फीयर हो, तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं तो हर पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा था वो कितना हो रहा था, ई डॉट ए। याद करो, मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी। फिर हमने ई डॉट ए वन प्लस ई डॉट ए टू प्लस ई डॉट ए थ्री, ये सबको प्लस किया था ना। तो ये डेरिवेशन तो हम कर चुके हैं, अब दोबारा डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, अब हम उस कॉन्सेप्ट को यहां पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर मुझे इसका नेट फ्लक्स फाइंड करना हो तो वो छोटे छोटे पार्ट्स वाला फ्लक्स में सबको क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, सम। दिस इज व्हाट, सिग्मा सम, द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो? वो जो छोटे छोटे पैचेस थे आपने सबको सम कर लिया। और सम करने के बाद मैं आपको एक बात याद दिला दूं, वो बात क्या थी? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होती है, क्योंकि डिस्टेंस यानी कि रेडियस हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर। तो अगर हर पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई कांस्टेंट। बाकी अब आप सम कर लो, किसका सम कर लो, आप उन तमाम छोटे छोटे पैचेस का। तो जब आप कंप्लीट पैचेस का सम कर लोगे, एरिया को प्लस कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और जो कि किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। याद करें, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो कि सर एकदम से कैसे कर रहे हैं। वो वीडियो कौन सी थी मेरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। वहां पर मैंने डिटेल में डेरिवेशन आपको करवाई है। जो यहां पर मैंने 3 स्टेप्स में कर दिया ना, वहां पर मैंने 3 स्टेप्स में नहीं किया था, वहां पर हमने कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो किया था। तो क्या किया हमने, सम ऑफ ऑल द फ्लक्स, ठीक है। आपको पता चला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपने इसको बाहर निकाल लिया। फिर आपने सम कर लिया तमाम एरिया का, छोटे छोटे जो एरिया हमारे पास बन रहे थे, पैचेस जो बन रहे थे, आपने सबका एरिया का सम कर लिया। वही वाले स्टेप को रिपीट किया हमने उस दिन वाले को। और जब आप तमाम छोटे छोटे पैचेस के एरिया को प्लस कर लेंगे तो आपको कंप्लीट सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और स्फीयर के सरफेस का एरिया कांस्टेंट होता है, जिसका बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं, हमने बना दी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जनाब बारी है गॉस लॉ को अप्लाई करने की, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे किसको, गॉस लॉ को। नाउ बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, अब अप्लाई करते हैं हम गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करने का मतलब क्या, आपने यहां पर गॉस लॉ की इक्वेशन यूज करनी है। और गॉस लॉ की इक्वेशन क्या थी, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। और याद रखिएगा, मैंने आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखवाया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ और ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अब आप नोट करो, आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, क्या हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, ताकि आप इस फाई की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकें। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर करें। हाँ भाई, फाई की इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं लेफ्ट साइड पर। क्या बनेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड पर ये वाली वैल्यू आ गई और एक साइड पर ये वाली वैल्यू आ गई। हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, याद रखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। हमें फोकस करना ही E पर है, हमें कैलकुलेट करना ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, वहां जाके डिवाइड करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, देखें एप्सिलॉन नॉट अपॉन में था, ये पूरा फैक्टर अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एक साथ कर दिया, क्योंकि ये K होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी Q अपॉन आर स्क्वायर, ये देखें Q अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, KQ ओवर आर स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहली कंडीशन का, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। यानी कि अगर आपने इस होलो स्फीयर के बाहर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, 1/4πε0q/r², या फिर kq/r²। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि आउटसाइड। अब हमें करना है ऑन द स्फीयर, फिर हमें करना है इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब हम करने जा रहे हैं फील्ड ऑन द स्फीयर, फील्ड ऑन द चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका मतलब यहां की बात कर रहा हूं। अब आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस चार्ज्ड स्फीयर पर कैलकुलेट करनी है। पहले हमने कहां कैलकुलेट कर ली, इस स्फीयर के बाहर, बाहर आपने कैलकुलेट कर लिया, और बाहर कितनी होती है, इतनी होती है, आउटसाइड। अब हम करने जा रहे हैं, ये जो चार्ज स्फीयर है खुद, इस पर कितनी हो सकती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपने ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, फील्ड ऑन द चार्ज्ड स्फीयर। अब अगर आपने यहां पर कैलकुलेट करना हो तो आप देखें, यहां पर सबसे पहले आप रेडियस को इमेजिन कर लो। हमने इस बड़े वाले सर्किल का, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस किससे रिप्रेजेंट किया, आर से। तो अब मैं इसको तो आर नहीं कहूंगा ना, इसको तो कुछ और सिंबल दे देते हैं हम लोग। तो इमेजिन करते हैं, लेट सपोज हम यहां पर इस वाले रेडियस को यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है, इसको हम कह देते हैं ए इज द रेडियस ऑफ दिस होलो चार्ज स्फीयर। तो दो रेडियस हमारे पास आ गए। अगर मैं इस आउटसाइड वाले सरफेस की बात करूंगा, इस गॉसियन सरफेस की बात करूंगा, तो इसका रेडियस आर है, तो देखिए फॉर्मूले के अंदर r² आ गया। और अगर मैं इस चार्ज्ड स्फीयर के रेडियस की बात करूंगा, तो इसके रेडियस को मैंने a से कह दिया, यानी कि इसका रेडियस a है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहें तो आप r ही कह दें, भले आप एक को r1 कह दें, आप एक को r2 कह दें, या एक को आप स्मॉल r कह दें तो एक को कैपिटल R कह दें, या अगर आपने एक को r कह दिया तो आप एक को आप r' या r' कह दें, आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया। सो a इज द रेडियस ऑफ दिस होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, जिस स्फीयर पे अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहीं से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। इसी फॉर्मूले को जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, तो जहां पर r² आ रहा है, उस r की जगह पर a आ जाएगा। हियर इन दिस कंडीशन, हियर इन दिस कंडीशन, ये जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस r था जब आप गॉसियन सरफेस की बात कर रहे थे, आउटसाइड की बात कर रहे थे, और अब रेडियस a है जब आप इस छोटे वाले सर्किल की बात कर रहे हैं, यानी कि इस होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, E इक्वल्स 1/4πε0, सिर्फ और सिर्फ फर्क आ जाएगा, Q/a² बन जाएगा। दिस इज Q अपॉन a²। इसको हम कह देंगे, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है, या इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहने देते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना लाजमी है, क्योंकि अब आप सरफेस पर हैं और सरफेस पर चार्जेस हैं। तो जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस बार कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पर तो हर पॉइंट पर है ही चार्जेस, और जब चार्जेस वहां पर हैं तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा चार्ज डेंसिटी का। भाई बाहर चार्जेस थोड़ी थे, चार्जेस तो सरफेस के अंदर थे, है ना। जब आप इस इमेजरी सरफेस की बात कर रहे थे, इस पर चार्जेस थोड़ी थे, लेकिन जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे, इस होलो स्फीयर के सरफेस की बात करेंगे, तो यहां पर तो चार्जेस हैं, और अगर यहां पर चार्जेस हैं तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा चार्ज डेंसिटी का। समझे? तो अब हम यहां पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, छोटे से कॉन्सेप्ट को, चार्ज डेंसिटी। देखें, अगर मैं मास डेंसिटी की बात करूंगा, तो मास पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पर, कितने यूनिट एरिया पर कितना मास मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से हम यहां पर मास को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है चार्ज डेंसिटी, एक होता है बेसिकली करंट डेंसिटी। तो आप जिस डेंसिटी की बात करते हैं, आपने उसी को डिवाइड करना होता है पर्टिकुलर, या तो लेंथ से, या तो एरिया से, या फिर वॉल्यूम से। तो क्योंकि यहां पर सरफेस का एरिया है, तो हम किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर मास होता तो मास पर यूनिट एरिया, अगर करंट होता तो करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल सी बात है। तो यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कौन सा, चार्ज डेंसिटी का। सो चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर unit area is given by
हाँ भाई, चार्ज डेंसिटी का जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, दैट फॉर्मूला विल बी Q पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया विल गिव यू चार्ज डेंसिटी, और यहां पर हम चार्ज डेंसिटी का सिंबल यूज करने जा रहे हैं, दिस इज सिग्मा। ठीक है, सो दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ये बराबर हो गई चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया यानी कि हर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ये आपको कौन बता देता है, ये आपको, इससे आपको डेंसिटी पता चल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। Q डिवाइडेड बाय, ये एरिया किसका एरिया है, सरफेस का एरिया है ना। सरफेस कौन सा है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 4πr², है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं यहां पर 4πr², या फिर r² नहीं बल्कि इस वाले को तो हमने a कहा हुआ है ना, तो अब क्या हो जाएगा ये 4πa²। चीजों को याद रखा करें। तो मैं यहां पर इस एरिया का फॉर्मूला पुट करने जा रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। और मैं यहां पर r नहीं लिख रहा, मैं यहां पर a² लिख रहा हूं, क्योंकि हमने इस वाले रेडियस को a कहा हुआ है। सिंपल सी बात है, 4πa²। अब अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले को अरेंज करना हो Q के लिए, ताकि मैं यहां पर Q की वैल्यू पुट कर दूं, तो आप क्या करें, इस 4πa² को जो यहां पर डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। भाई ये है कैपिटल A, दिस इज द सरफेस एरिया, और ये है स्मॉल a, और स्मॉल a का मतलब यहां पर है रेडियस। तो अब एक काम करें, Q के लिए जब आप फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन कौन, 4πa²। सो 4πa² इंटू सिग्मा, यानी कि ये चार्ज डेंसिटी का सिंबल आ गया साथ में, सिग्मा सिंपल। ठीक है, ये बन गया Q का फॉर्मूला, ये पूरा फैक्टर वहां जाके इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप इस Q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करें, इस Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो जनाब पुट करके चेक करें, सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 सेम रहेगा। ठीक है, 1/4πε0 सेम रहेगा, सिर्फ इस Q की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर आ जाएगा 4πa², और साथ में कौन है, कहां गया, ये रहा, इंटू सिग्मा डिवाइड कर देंगे, और अपॉन में कौन है, ये आ गया a², ये आ गया a²। अब कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन करेंगे तो आपको बन जाएगा, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। हाँ भाई, कैंसिलेशन करें, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल, a² से a² कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बचा हुआ है सिग्मा, और अपॉन में बचा हुआ है ε0। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। आसान, कितना आसान है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द स्फीयर। और यहां पर जो सिग्मा आ रहा है, सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो सिग्मा आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ये आगे इसकी डेफिनेशन, ये देखें, ये आगे इसकी डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इस फॉर्मूले को मैं कर देता हूं ब्लैक बॉक्स के अंदर, ताकि आपको मेंशन रहे कि हमारे पास ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये भी जो फॉर्मूला बना हुआ है इसको भी मैं कर देता हूं बॉक्स में, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। दिस इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। सो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। कहां रह गया, हाँ भाई कहां रह गया, इनसाइड द होलो स्फीयर। अब हम चले जाएंगे स्फीयर के अंदर, और अंदर भी आपने जिस पॉइंट P पर, जो P आपने इमेजिन किया हुआ है, जहां पर आपने कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहां पर तो आपको कोई सरफेस नजर नहीं आ रहा है ना, कोई इमेजिनरी सरफेस नजर नहीं आ रहा। आपने अगर आउटसाइड कैलकुलेट करनी थी तो आपने इमेजिन कर लिया था, ये रहा गॉसियन सरफेस। जब आपने ऑन द स्फीयर बात करी तो आप बोलेंगे सर आपने यहां तो इमेजिन नहीं किया, तो क्यों करें इमेजिन, यहां पर तो ऑलरेडी मौजूद है स्फीयर। तो जहां पर ऑलरेडी है तो वहां पर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर स्फीयर नहीं है, तो मुझे यहां पर कैलकुलेट करने के लिए स्फीयर को इमेजिन करना पड़ेगा। तो देखें, मैं यहां पर सरफेस को इमेजिन कर लेता हूं, देखें ये रहा, और जाहिर सी बात है ये भी स्फीयर कैसा होगा, स्फेरिकल, ये मैंने इमेजिन कर लिया। सो ये भी गॉसियन सरफेस था और साथ साथ ये भी
गॉसियन सरफेस हमारे पास आ गया। तो हमारे पास दो गॉसियन सरफेस आ गए, एक आ गया इस होलो चार्ज स्फीयर के बाहर गॉसियन सरफेस नंबर 1, और एक इस होलो स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस। तो हमने दो जगह पर गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनसाइड के लिए। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पर हमें बेसिकली अप्लाई करना है गॉसेस लॉ का फॉर्मूला, और गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर पहले मैं काम ही करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड वाले की हेडिंग नंबर 3, फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर लिख देता हूँ खाली, ठीक है। नंबर 3, फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है, मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करना चाहूं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, भाई हमें एक बात पता है, गॉस लॉ का मतलब क्या था, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है इस गॉस लॉ के फॉर्मूले के अंदर ये जो Q है, इस Q का मतलब क्या था, याद करो मैंने आपको पढ़ाया है। इस Q का मतलब पता है क्या था, इस Q का नाम क्या था, इस Q का नाम था द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। जो ये जो इमेजिन करते हो आप सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, इस Q का मतलब वो था। तो इस Q को हम क्या बोलेंगे, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, विद इन द सरफेस। अब मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के जो आपने थर्ड पॉइंट पर इमेजिन किया हुआ है, इस थर्ड पॉइंट वाले गॉसियन सरफेस के अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है? देखो, आप बोलेंगे नहीं सर, इस थर्ड वाले सरफेस यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये वाला सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा। अगर ये सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, तो मैं बोलूंगा यहां पर Q की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर Q की वैल्यू 0 हो गई। तो देखें, मैं यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, देखें इन दिस सिचुएशन या इन दिस कंडीशन, ठीक है, नेट चार्ज या गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज, यानी कि इस वाली कंडीशन में जो गॉसियन सरफेस छोटा सा बना हुआ है वो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, मतलब इस वाली कंडीशन में जो Q है वो 0 है। अगर Q ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो देखें मैं इस बात को कैसे लिखूंगा, Q एनक्लोज्ड चार्ज 0, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0, यानी कि इस वाले सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं हो रहा होगा। तो इस वाले क्लोज सरफेस पे फ्लक्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो जब अंदर कोई चार्ज नहीं, तो इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स भी नहीं, और अगर फ्लक्स ही नहीं, तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो सिंस द गॉसियन सरफेस इन दिस सिचुएशन एंड इज इनक्लोजिंग नो चार्ज, सो बिकॉज 0 एनक्लोज चार्ज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, और जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा तो आप बोलेंगे hence electric intensity will also be 0. Inside the hollow charged sphere electric intensity नहीं होती। तो ये 3 बातें आ गई आपके सामने इंपॉर्टेंट। हमने 3 डेरिवेशंस कर ली। एक हमने करी फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि इस होलो चार्ज स्फीयर के आउटसाइड फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इस होलो चार्ज स्फीयर पर फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये रहा। और अगर आपने इसके अंदर कैलकुलेट करनी हो तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। और फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर होती ही नहीं है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर अंदर से खाली है, उस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो जनाब ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन आज की, ठीक है ना। आपने एप्लीकेशंस में से फर्स्ट एप्लीकेशन को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन और ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और साथ साथ शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, और बेल आइकन पर हिट करके चले जाओ अगर आप चाहते हो तो मेरी नोटिफिकेशंस मिल जाए आपको, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।